Very good morning, friends. So, I hope you're all safe and healthy. Well, I was talking in terms of the classification of liability into current and non current, that is, para number 69 of Indes 1. And with reference to the para number 69, we dealt with a few clarifications. One was the para number 72, then the para number 73. And today we're going to talk in terms of the para number 74 of Indes 1. Well, just to give you a little brief in terms of the para number 74, you can also connect it to Indes 10. There has been, you can say, a difference, or what we can technically call a carve out, as compared to the IFRS position and the Indes. In the IFRS, the treatment what we're going to read in terms of para number 74 is different as compared to what we are doing in Indes. Let's, I think, find this out in detail, both with the reference to Indes 10 as well as in terms of Indes 1, that what is the difference in terms of the IFRS position and the Indes. अनअकैडमी पर जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आइकॉनिक बैचेस चल रहे हैं। सर, ये आइकॉनिक बैचेस और प्लस बैचेस के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई, जो आपको चीज़ें प्लस बैचेस के अंदर मिलती हैं उनसे एडिशनल फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस में मिलते हैं। जैसे कि प्लस फीचर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं और उसके साथ साथ आप उसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस पर भी एक अनलिमिटेड एक्सेस रखते हैं। लेकिन आइकॉनिक बैचेस के अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि देयर इज अ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें आपको कई सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी। नंबर एक, आपको हर सब्जेक्ट की एक प्रिंटेड बुक मिलेगी। भाई, जब आप पढ़ते हैं तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं एक बुक की हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, तो प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। इसके अलावा आपकी 1-to-1 एक पर्सनल कोचिंग आपको अवेलेबल है और साथ में इसके अंदर आपकी 1-to-1 डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज एक बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर की जाती हैं, जिसके अंदर आपने 40% कोर्स कंप्लीट किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, फिर आपने 40% टेस्ट कवरेज और की, फिर एक और टेस्ट किया गया, और फिर जब आपका रिमेनिंग 20% कोर्स कंप्लीट हो गया और इसके अंदर आपकी पूरे कोर्स की तैयारी हो गई, तो फिर आपका एक टेस्ट और कंडक्ट होता है और उसकी पूरी की पूरी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी। इसके साथ आपके साथ बीच बीच में कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। वो अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करेंगे, जिनसे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक कनेक्ट मिलेगा। और ये नहीं, साथ में आप अलग से एक प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी के साथ भी जुड़ पाएंगे। ये सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलते हैं और इसके अंदर, जैसे मैंने कहा, एक 1-to-1 यानी 1-to-1 बेसिस पर आपकी एक लाइव मेंटरिंग होती है इन आइकॉनिक बैचेस, जिन पर आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं एंड इट इज ऑल जस्ट अ क्लिक अवे। एक कस्टमाइज स्टडी प्लान आपके लिए बनाया जाता है फ्रॉम ऑल दी डेडिकेटेड मेंबर्स। तो ये सभी एडवांटेज आपको मिलती है जो आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलती है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी टेस्ट कंडक्ट होती है एट 40% कंप्लीशन, देन एट 80% कंप्लीशन एंड देन एट 100% कंप्लीशन। और साथ ही साथ इसकी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किधर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर, जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसा नहीं होना चाहिए पोस्ट फैक्टो कंट्रोल हो, एक प्री फैक्टो कंट्रोल होना चाहिए लाइफ में, कि जैसे जैसे आपकी चीजें चल रही हैं उस पर एक असेसमेंट कंटिन्यूस चले। भाई, अब एक मेन बात पर आते हैं कि अल्टीमेटली हर चीज इस बात पर सेटल करती है कि भाई इसकी सब्सक्रिप्शन सर कॉस्ट कितनी करेगी। अगर आप इस वक्त इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप्स की प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर लेट्स से यू टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट बैठती है और पर मंथ बेसिस वो आती है 3188 और इस पर आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं।
इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10 और जिसके बेसिस पर आपको इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ले दे के आप लगा लीजिए, इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 2800 के आसपास बैठती है। अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का दोनों का आप प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली 1 साल फाउंडेशन और 1 साल इंटरमीडिएट की तो 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं और जिसके अंदर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है दैट इज 2750 मंथ। ये कॉस्ट आपकी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि इंटरमीडिएट के सारे आपके पेपर्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंबाइंड, इंटरमीडिएट ऑल कंबाइंड, और इस पर आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो भाई किस बात का इंतजार है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेट्स क्रैक इट। As we can quote unquote the para number 74 of India's 1, it says when there is a breach of a material provision of a long-term loan. Now, I think before I read further, let me tell you that if you look at the language which is given in IFRS, it says when there is a breach of a provision, any provision of a long-term loan. The word which is used is that there is a breach, any breach of a provision. But in the Indian accounting standards, what we have done is we have segregated the breach in terms of two categories. One is what we call a material breach and another is what we call a non-material breach. Well, I can put it like this, that when there is a breach, either it is substantive in nature, what we are technically calling as material. For example, if there is a non-payment of interest or a principal, it would be considered to be a material breach, something which is substantive in nature. And something, we can say is a procedural kind of a breach. Let's say, for example, you've not given a copy of the insurance letter of the loan to the lenders. So the Indian accounting standard makes a clear-cut distinction that when you're looking at a breach, when para number 74 is required to be triggered, you would see that there is a breach which is material in nature, substantive in nature. If there is any kind of procedural defeat, then in that particular case, the para number 74 will not trigger. So it says when there is a breach of a material provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period, with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date. So that means, number one, there is a breach which is material in nature. That's one. What is the timing factor of the breach? The breach has occurred on or before the end of the reporting period. And the third element is that due to that, it becomes payable on demand. So keep the three factors very clear, that there is a breach which is material in nature. That's one. The timing factor of the breach is on or before the balance sheet date, and the consequence of the breach is that it results in the payment of a liability on demand. So technically it should be treated as a current liability. But what does the standard says? The entity does not classify the liability as current. But of course, there is a precondition when you are going to treat this as non-current in nature. If the lender agreed after the reporting period but before the approval of the financial statements of the company, well, I would say this is like a cut-off period in terms of India's 10. There is events occurring after the balance sheet date. So if this breach is supposed to be, you can say, condoned by the lender within the, you can say, cut-off factor, the cut-off dates of India's 10, he decides not to demand payment as a consequence of the breach. So if it has been condoned by the lender, then we will reflect this liability as a non-current liability. So I think to put it in a crux, we can say, keep the three factors in account on para number 74. One is that there is a breach which is substantive, material in nature. Number two, you can say the timing factor of the breach is on or before the balance sheet date. And number three, as a consequence, it becomes payable. It becomes payable on demand. We will reflect it as a non-current liability
and the condition for that is the lenders have agreed. So there has been a mutual agreement between the lender and the borrower that in this particular case they've condoned that fact. That condonement should have taken place, you can say, in the cut-off dates, that is after the balance sheet date but before the approval of the financial statements. Then in that particular case it gets reflected as a non-current liability itself. This is contradictory to what is given in IFRS. In IFRS, when there is a breach, and it is any kind of breach, even if it is condoned by the lender within the cut-off dates of IAS 10, still it is treated as current in nature. But in Indian context, we decided that, because of the banking customer relationship, it doesn't make sense that we agree with the position of IFRS. Therefore, we had a difference of opinion, and this is also called a carve out in terms of IFRS and the Ind AS. That's all in this particular video. Thank you for watching. Take care and goodbye.